नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में इन दिनों आबादी नियंत्रण पर बहस छिड़ गई है और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा जोर जोर से चल रही है। ऐसी चर्चा है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून आ सकता है। आसाम और उत्तर प्रदेश ने तो इस पर पहल भी शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश एक बार फिर 70 के दशक वाले हम दो हमारे दो की नीति की ओर लौट रहा है, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के इशारे पर अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए ही बीजेपी शासित राज्य नए सिरे से ये नारा उछाल रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि अब तक पूर्वोत्तर राज्य असम के अलावा उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति लागू करने की बात कह चुके हैं। और यह महज संयोग नहीं है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ही सत्ता है। वैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में पहले से ही ऐसा नियम लागू भी है, लेकिन उसे 70 के दशक की तरह अनिवार्य नहीं किया गया है। इससे पहले इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हम दो हमारे दो का नारा काफी प्रचलित हुआ था। तत्कालीन केंद्र सरकार ने पहली बार परिवार नियोजन की दिशा में बेहद सख्त कदम भी उठाए थे। उनमें जबरदस्ती नसबंदी कराना भी शामिल था। उसकी पूरे देश में खासी आलोचना भी की गई थी और मोटे आंकड़ों के मुताबिक आपातकाल के 16-17 महीनों के दौरान कम से कम 60 लोगों की नसबंदी की गई थी और इस वजह से कम 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन बढ़ती आबादी का मसला आज भी जस का तस है और जनसंख्या नियंत्रण कानून समय की मांग है। कितना जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून और क्यों हो रही है इस पर चर्चा और सियासत, इस पर हम आगे इस पूरे बहस को ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको यह सुनवा देते हैं कि मध्य प्रदेश में इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कैसे आमने सामने हैं। आइए सुनते हैं। हमारे 2 कानून की मांग उठ रही है। असम और यूपी में मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश का ऐसा राज्य बनेगा कि उनको इम्प्लीमेंट। एक बार वो अभी सिर्फ मांग है, अमली रूप लेती है तो हम आगे विचार करेंगे। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश में हम दो हमारे दो का जो बात कर रहे हैं कानून बनाने की, तो मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने छोड़ा कब है इस काबिल कि मध्य प्रदेश की जनता 2 से ज़्यादा बच्चों का लालन पालन कर ले। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल हो या 1.25 साल हो, मध्य प्रदेश की जनता को गर्त में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की शिवराज सरकार और नरोत्तम मिश्रा उसमें सहयोगी के रूप में थे। और मेरे को तो लगता है जो यूपी में कानून बनता है मध्य प्रदेश उसकी कॉपी करता है, चाहे लव जिहाद की बात हो या हम दो हमारे दो की बात हो, तो वो कानून बनाएं। कांग्रेस पार्टी का कहीं इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का कहना वही साफ है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल और 1.25 साल में इस लायक बचे नहीं है कि 2 से ज़्यादा बच्चों का लालन पालन कर ले। तो अब दोनों पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस तरह की एक नई सियासत छिड़ गई है, वो है हम दो हमारे दो के मुद्दे को लेकर के। दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पूरे देश में शोर शराबा अब सुनाई देने लगा है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के शिवराज सरकार की तरफ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं, जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब इसको लागू करने के लिए कार्य कर रही है। तो वहीं कांग्रेस इसके उलट, कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि जो भी बीजेपी इस तरह की योजनाएं ला रही है वो सही नहीं है, पहले कम से कम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बचा लें। साफ तौर पर कांग्रेस ने इतना भी कह दिया है कि शिवराज सरकार ने लोगों को इतना नहीं छोड़ा है कि वे 2 से ज्यादा बच्चे पाल सकें, और इस तरह के तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। इस विषय को लेकर के आज हम मेहमानों से चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हम दो हमारे दो ये पहले भी ये शब्द सुनाई दे चुका है। जब इंदिरा गांधी की जब सरकार इंदिरा गांधी की थी उस समय भी इस तरह हम दो हमारे दो पर जोर दिया गया था और उसके बाद से स्थिति ऐसी बन गई थी कि लग रहा था कि शायद इसको लेकर के कोई सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद नसबंदी ने ऐसा तूल पकड़ा जो पूरे देशव्यापी रहा और सभी को उसके बारे में पता है कि किस तरह की बात में स्थितियां बनी और लोगों ने उसकी जो आलोचनाएं भी
पुरजोर तरीके से की। आज हम इस विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हैं। योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वहीं हमारे साथ पंडित विजय दीक्षित भी जुड़ गए हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जी से। सबका बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले मैं सीधी बात कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी बात कही जा रही है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण की बात कही जा रही है, तो इसमें सहयोग करने की बजाय आप सरकार पर तंज क्यों कसने लगते हैं? नहीं दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं किसी भी प्रकार का कोई तंज नहीं कर रहा है। और आज जो जरूरत जिस बात की है, कोरोना पे नियंत्रण प्राथमिकता है पूरे देश में और सभी प्रदेशों में। उनसे मरने वाली मौतों को कैसे रोका जाए, ये हर सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। बढ़ती मौतें और गंगा में बहती हुई लाशें अपने आप ही जनसंख्या नियंत्रण कर रही हैं। ये मोदी सरकार की देन है इस भारतवर्ष को और प्रदेश को। तो जवाबदारियों और जिम्मेदारियों से बचने के लिए और ज्वलंत मुद्दों से जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण 70 के दशक में ये प्रोग्राम चला था, हम दो हमारे दो का आपने सरकार का उल्लेख भी किया। काफी सफलतापूर्वक वो कार्यक्रम संचालित हुआ था। उस समय देश की मांग थी जनसंख्या नियंत्रण की। भारत गरीबी से जूझ रहा था। तो अभी भारत अमीर है। सुन तो लीजिए साहब, बात तो आ जाने दीजिए। अभी मेरी बात खत्म करूंगी, आप ही बोल लीजिए मेरी जगह। जी 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 जी, प्लीज आप बीच में ना टोके, निवेदन है मेरा। आज भी भारत की जो जनसंख्या है वो वाकई एक बहुत विशाल रूप में सामने है। 135 करोड़ के लगभग हम लोग हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, मगर उससे पहले जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों पर मोदी जी सरकार में आए थे 2014 में, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, क्या हुआ उसका? किसानों को उनकी लागत का समर्थन मूल्य डबल दूंगा, क्या हुआ उसका? आज 6 महीने से टिहरी बॉर्डर पर किसान हमारा आंदोलनरत है। 350 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। बजाय उनसे बातचीत करने या उनकी मांगों को मानने के मोदी सरकार यू टर्न ली जा रही। 11 बैठकें बेनतीजा रही। इसी प्रकार कोरोना नियंत्रण को लेकर मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत जीता था हमने, 21 दिन चाहिए देशवासियों आपसे। क्या हुआ था आज 1.5 साल बाद उसका? वैक्सीनेशन पे आपने कहा कि भारत की और पूरा विश्व टकटकी लगा के देख रहा है, हम वैक्सीन निर्माता बन गए हैं। जो 6 करोड़ वैक्सीन हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए थी, वो आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान भेज दी। जिन पाकिस्तान को आप दिन रात गाली बकते हो, उसी पाकिस्तान, उसी दुश्मन देश को आपने वैक्सीन दे दी। हमारे ये तो उदारता है, ये तो उदारता है भारत की। हमारे लोगों के मरने के लिए छोड़ दिया आपने। तो देखिए, जो आज की जो वास्तविकता वो ये है कि बढ़ती हुई महंगाई पे कैसे नियंत्रण किया जाए, बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, आम जनता को फौरी तौर पर कैसे राहत दी जाए। उसी के लिए प्रोग्राम है सर उसी के लिए प्रोग्राम है। जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा, संसाधन सीमित होंगे, सभी को उसका लाभ मिल पाएगा, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। विजय दीक्षित जी, एक प्रश्न पूछूंगा अवस्थी जी, प्लीज जी। जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे होगा, आप बताइए जरा। जनसंख्या पर नियंत्रण जिस तरह से ये पहल की जा रही है कि 2 से ज्यादा अधिक बच्चे ना किए जाएं, 2 से ज्यादा अधिक बच्चे ना किए जाएं, इसके लिए क्या करने जा रही है सरकार? इसी के लिए कानून बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार पहले राय ले रही है, सरकार एकदम नहीं थोप रही है। सरकार का कहना यह है कि इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, कि हम भी ये सोच रहे हैं कि ये कानून हम प्रदेश में लेकर आए कि 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। इससे जो परिवार हैं वो भी सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे, ज्यादा बच्चों का बोझ नहीं होगा। आ गई आपकी बात, 30 सेकंड में जवाब देता हूँ। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और हिंदुस्तान की सरकार ने कानून बनाया, बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी। बनाया ना? बलात्कार रुक गए हमारे यहाँ? बलात्कार रुक गए? आप बताइए।
नेमाबाद में जो घटना हुई है अभी 2 दिन पहले की, 5 लोगों को आदिवासी बालिकाओं के साथ बलात्कार करके 5 उस परिवार के लोगों को जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं जमीन में गाड़ूंगा भूमाफियाओं को, ये तो आम जनता को गाड़ा जा रहा है। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होता साहब, लोगों को जागरूक और शिक्षित करने की आवश्यकता है, और महंगाई अपने आप लोगों को ये काम सिखा रही है। नेहा जी तमाम आरोप हैं, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ और काम करिए। दिनेश जी, मुझे तो हैरानी होती है कि 70 साल जिन लोगों ने केंद्र में सरकार चलाई, आज वो कहते हैं कि कानून बनाने से क्या होगा, कानून बनाने का क्या फायदा है। आप देखिए कि इंदिरा गांधी जो हम दो हमारे दो की बात करती थी, गरीबों को गरीबी हटाओ का नारा देके जिन्होंने गरीबों को ही दरकिनार कर दिया, आज वो कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि भारत के रिसोर्सेज पे अगर अधिकार कम हो रहा है लोगों का और पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ पा रही है, तो जनसंख्या विस्फोट पे रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। गोल गोल बात घुमाकर कहीं ना कहीं योगेश जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीति है कि एक वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ाते चले जाओ, और तुष्टीकरण की जो इनकी नीतियां चलती हैं लगातार, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ बंद कमरे में जो कहते हैं कि 90% फलाने ने वोट नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये इससे उनकी नीयत बताता है। जनसंख्या कानून क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं। 2% लैंड बचा हुआ है, 4% पानी बचा हुआ है, 30% की हमारी आबादी है कुल विश्व की, और ये चाहते हैं कि जनसंख्या कानून नियंत्रण पर कोई बातचीत ना हो, क्योंकि ये इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। जिस तरीके से तुष्टीकरण करते हैं उस एजेंडे को ये सूट नहीं करता। जिस तरीके से ये बाहर से लोगों को घुसपैठियों को घुसाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं, ये उसको सूट नहीं करता है। पर आप याद करिए कि इसी प्रकार का कानून छोड़िए, कानून के आड़ में जिस तरीके से इमरजेंसी के तत्काल बाद इंदिरा गांधी द्वारा कदम उठाया गया था और नसबंदी की प्रक्रिया को अपनाया था, 60 लाख लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करके ये कानून थोपना चाहते थे, एक जनसंख्या नियंत्रण का जो ये फॉर्मूला लाए थे उसको थोपना चाहते। 2000 लोगों की मौत हो गई थी उसमें, और उसी का नतीजा आज तक ये भुगत रहे हैं। पर इनका स्टैंड आज भी क्लियर नहीं है। कारण तुष्टीकरण, कारण कमलनाथ जी की बंद कमरे में बात, कारण कि जगह जगह जाके जो राहुल गांधी अपना भेष बदल लेते हैं, कहीं पर पंडित बन जाते हैं, कहीं पर मौलाना बन जाते हैं, केरला पहुंच जाते हैं तो क्रिश्चियन बन के चर्च घूमने लग जाते हैं। यही कारण है कि इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है। और जब देश एक राह पकड़ता है, जब एक नीति को पकड़ता है, चाहता है कि जो जनसंख्या हमारी हो उसका रिसोर्सेज पर हक हो, तो इनको पीड़ा होने लग जाती है। मैं तो इनसे एक सवाल सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे इनका मत क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्या इंदिरा गांधी द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे वो गलत थे? आज जो रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विस्फोट की हालत बन गई है, उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाएगा? योगेश जी आपसे जवाब लेंगे। आप एक दो सवाल और ले लीजिए। विजय दीक्षित जी काफी समय से कुछ बात कहना चाह रहे हैं, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिए। विजय जी। जी, सर्वप्रथम तो आपने प्रदेश की इस डिबेट में जोड़ा है, उसके लिए धन्यवाद जी। कुछ वॉइस ओवर प्रॉब्लम हो रहा है क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, साफ तौर पर आ रही है। जी जी, नेहा जी और दिनेश जी के साथ में नेहा जी और आप सभी को भी मैं स्वागत करता हूं। विषय यहाँ पर ये था कि हम लोग यहाँ पर जनसंख्या कानून के ऊपर बात करना चाह रहे थे, पर मेरे मित्र यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और विषय को इधर से उधर भटका करके और तमाम योजनाओं की और बलात्कार कानून या अन्य कानूनों का हवाला दे रहे हैं। तो विषय को इधर उधर ना भटकाते हुए केवल, जैसा कि नेहा जी ने कहा, हम केवल मुद्दे की बात पे बात करना चाहते हैं। आप यह तय करें यह कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में जो जनसंख्या की स्थिति है आज के वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये समय की मांग है, इस पे हमको करना है और जनता के साथ करना है। वैक्सीनेशन के समय भी कांग्रेस और कांग्रेस के लोग बाकी इन सब चीजों को बरगला रहे थे। आज आपके सामने कई उदाहरण हैं और इनके मुंह पर करारे तमाचा है कि मुस्लिम सर अल्पसंख्यक से लेकर के सभी लोग वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा रहे हैं। हम अपने विषय पर आते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जैसा कि नेहा जी ने कहा, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेस बहुत कम है। अच्छी स्टडी है आपकी,
और उस आधार पे हमको इन चीजों को लाना है। तो सरकार को इन चीजों पे नियंत्रण करने के लिए जबरदस्ती किसी से छीनकर किसी को दे नहीं सकते हैं। उसके लिए केवल और केवल एकमात्र यही रास्ता है कि हम लोग को जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवश्यकता है। ये आरोप प्रत्यारोप जो इनका स्वभाव है, तो ये खुद तय करें। इंदिरा गांधी जी के समय में जो कि इनका ही शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस शासन को लाए थे, इस कानून को लाए थे। उसको केवल भाजपा सरकार उसको सुधार करके दे रही है। आपने क्या किया, जबरदस्ती उसका जो है कि जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपने का काम आप लोग ने किया। आपने जबरदस्ती जो है लोगों का वैक्सीनेशन, वो यहाँ पर नसबंदी का कार्यक्रम चलाया और हजारों, नेहा जी ने तो कहा 2000 लोगों की, 20,000 लोगों की, कई संख्या तो डाटा था ही नहीं। परिवारें ही उनकी नसबंदी कर दी जाती थी जो इलाज के लिए आता था, और उन लोगों की मौत हो जाती थी, दूसरी चीजें लिख करके बता दिया जाता था कि इस तरीके से मौत हो गई। तो कांग्रेस हमेशा देश की जनता को बरगलाने का काम करती है और उनको भटकाती है, और क्योंकि इनका स्वभाव है फूट डालो और शासन करो। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज शासक के द्वारा हुई थी और वही उनकी नीति थी, फूट डालो और शासन करो, और आज भी ये लोग यही कर रहे हैं, जनता को लड़ाओ। और ये भाजपा को कहते हैं या दूसरी पार्टियों को कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन वास्तव में मूल बात यह है कि यही मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज को बरगलाते हैं, भटकाते हैं और शासन की नीतियों का लाभ देने से देश की उन्नति होने से अवरुद्ध करते हैं। जी योगेश जी। दीक्षित जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया है दीक्षित जी ने। मुझे लगता है आज मैं दो भाजपा प्रवक्ताओं के साथ डिबेट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस भटकाती है मुद्दों को, कांग्रेस बरगलाती है। कांग्रेस के टाइम में, अरे साहब 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप। उस समय के हिसाब से जो प्रोग्राम था वो काफी सफलतापूर्वक कांग्रेस ने अंजाम दिया था। नेहा जी ने एक बात बोला, राहुल गांधी जी पंडित है, मौलाना है, तो देखिए रूप रंग और बेहरूपी है तो आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, माहिर है वो रूप रंग बदलने में, विभिन्न तरह की पोशाकें पहनने में। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, है ना। तो इस बात को तो छोड़िए। रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, देखिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनसंख्या नियंत्रण का विरोध नहीं किया है। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना हर सरकार की न केवल जवाबदारी है बल्कि जिम्मेदारी है। आज सरकार में मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पर क्यों उठाए जा रहे? मुझे तो ये आज की डिबेट ही समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस के किस नेता ने जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध में बयान दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती के एजेंडे आप लोग लाते हो, ज्वलंत मुद्दों को भटकाकर और आपको बाइट में कार्यक्रम के शुरुआत में इसीलिए मैंने वो बाइट सुनवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप प्रूफ मांगेंगे। नहीं तो देखिए, मैंने बाइट में देर से जुड़ा हूँ, मैंने किसी की भी बाइट नहीं सुनी है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से वो कांग्रेसी नेता की बाइट चलाई जाए जिसमें वो शुरुआत में जो हमने दिखाई थी। हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं आप। नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश में हम दो हमारे दो का जो बात कर रहे हैं कानून बनाने की, तो मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने छोड़ा कब है इस काबिल कि मध्य प्रदेश की जनता 2 से ज़्यादा बच्चों का लालन पालन कर ले। मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल हो या 1.25 साल हो, मध्य प्रदेश की जनता को गर्त में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा की शिवराज सरकार और नरोत्तम मिश्रा उसमें सहयोगी के रूप में थे। और मेरे को तो लगता है जो यूपी में कानून बनता है मध्य प्रदेश उसकी कॉपी करता है, चाहे लव जिहाद की बात हो या ये हम दो हमारे दो की बात हो, तो वो कानून बनाएं। कांग्रेस पार्टी का कहीं इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का कहना वही साफ है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल और 1.25 साल में इस लायक बचे नहीं है कि 2 से ज़्यादा बच्चों का लालन पालन कर ले। जी, ये बयान मैंने सुना, इसमें ये बताइए जनसंख्या नियंत्रण का विरोध कहाँ कर रहे हैं? अरे वही तो कह रहे हैं कि आपसे पूछूंगा, एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कांग्रेस प्रवक्ता के बयान के ऊपर आपके चैनल पर डिबेट हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? नेता आप क्या कांग्रेस में हर नेता की वैल्यू नहीं है? या सिर्फ सोनिया गांधी या राहुल गांधी बोलेंगे तभी हम उस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे और नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है?
मैं आपको साधुवाद देता हूँ, लेकिन ये बाइट बाद में ली गई है। आपका एजेंडा पहले फिक्स हो गया था। मुझे 4 बजे फोन आ गया था आपके यहाँ से कि आज इस विषय पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। खैर वो एक अलग बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, एक फिक्स एजेंडे के तहत अपना सरकार 7 साल से चला रही, सिर्फ मुंह चला रही है, लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता बजाय हिंदू मुसलमान करने के 5 मिनट देश की अर्थव्यवस्था पर, 5 मिनट मोदी शासन के 7 साल के कार्यकाल पर, 5 मिनट शिवराज सरकार के 15 साल के 16 साल के कुशासन पर बोल के दिखा दे। जो आप बोलेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। इन लोगों को केवल आता ही यही है और यही करेंगे आगे भी 2024 तक। अभी 22 के चुनाव में जब तक जी नेहा जी 24 तक यही घमासान होगा पूरे देश हो में। गया हो तो आगे मैं कुछ डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे थे दीक्षित जी। डिवाइड एंड रूल, जी नेहा जी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं की है। गद्दारों की पार्टी है आरएसएस से जुड़े थोड़ा हुए। सा शांति रखिए भाई साहब, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा धीरज रखिए, पानी पीजिए। जब तक मैं कह रही हूँ तब तक आप पानी पी लीजिए, जब तक मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए दिनेश जी, टॉपिक छोड़कर चारों धाम घूम आए हैं अभी योगेश भैया। आपने शुरुआत की जन नियंत्रण से, कोई स्टेक नहीं। आपने प्रवक्ता की बाइट सुनाई तो उन्होंने अहमियत बता दी कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि एक परिवार की गुलामी करते हैं तो निश्चित तौर पर उन 2 लोगों के अलावा, इन 2 लोगों के अलावा उनके अलावा इनके पास इनके कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ताओं की कोई जगह नहीं। तीसरी बात कि जनसंख्या छोड़कर अगर कोरोना की बात कर रहे थे, तो कोरोना में अगर मॉर्टेलिटी देखेंगे तो सर्वाधिक आपको राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में दिखेगी। बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटरिंग अगर कहीं पर की है तो मुफ्त में वैक्सीन लेकर अमरिंदर सरकार ने बेचने का काम किया है। राजस्थान की इनकी कांग्रेस की सरकार ने वैक्सीन लेकर गड्ढों में गाड़ने का काम किया है। और उसी प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था वाले प्रधानमंत्री हमें मिले थे, फाइनेंस में रहे हैं, एक्सपर्ट हैं उसके, और इन्फ्लेशन रेट निकाल कर देख लेंगे योगेश भैया तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिस देश को हम एक आगे बढ़ाने की गति देना चाहते हैं और जिस तरीके से विस्फोट हो रहा है जनसंख्या का, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे। एक तो इनका तानाशाही वाला रवैया हमने इमरजेंसी के बाद देख लिया था, जहां पे पकड़ के नसबंदी कर रहे थे, और आज जहां पर इनको एजेंडा सूट नहीं करता जनसंख्या नियंत्रण का, वो इसलिए है कि क्योंकि जब घुसपैठिए घुसाते हैं तो कांग्रेस को ये सूट करता है, जब बंद कमरों में बैठ के करके अपील करते हैं तो कांग्रेस को ये सूट करता है। और फैंसी ड्रेस की बात जो मैंने कही राहुल गांधी की, आप देख लीजिए, प्रमाण आप लोगों के सबके सामने है। जब चुनाव आते हैं तो जिस तरीके से राहुल गांधी अपने भेष बदल कर घूमते हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जबान चलाती है, तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगी अपने नेता से कहिए थोड़ा सा दिमाग चला लें, क्योंकि दिमाग न चलने की वजह से पूरी की पूरी आपकी जो पार्टी है वो जिस हालत में जा रही है वो आप सबके सामने है। पर यह स्पष्ट है दिनेश जी कि आज के समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, देश में बनना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अगर आज भी नहीं चेते हम लोग तो जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उस पर रोक लगाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए योगेश जी आप एक टिप्पणी कीजिए, उसके बाद फिर मैं एक टिप्पणी विजय दीक्षित जी से भी लूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनसंख्या नियंत्रण का विरोध नहीं किया है। एक बात पूरी तरह से क्लियर कर दूं मैं, ना ही हमारे प्रवक्ता ने अपनी बाइट में इस प्रकार की कोई बात की। ये कहिए ना कि इस कानून की आवश्यकता है, ये कानून बनना चाहिए, ये कानून तो सब पर लागू होगा। आप कहाँ जवाब तो दे लो मैडम, जवाब एक बार कहिए तो कि कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए प्रदेश को और देश को। 101% कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कानून का पालन भी सुनिश्चित कराना चाहिए। देखिए फिर लेके अगर जब कानून बनेगा तो पालन सभी को करना होगा। नोटबंदी हुई थी तो नोट सभी ने बदलवाए थे, वैक्सीन लग रही है सभी को लग रही है। जब कानून बनेगा तो उसका पालन स्वाभाविक है कि सभी को ही करना पड़ेगा, उसमें कोई कैटेगरी नहीं फिक्स की गई है। जो कांग्रेस व्यवस्था यहाँ छोड़ गई है, जो ग्रुप अलग अलग बना करके लोगों को वर्गों में विभाजित करके, वो व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी। सबको बराबरी का मौका मिलेगा, सब बराबर तरीके से सहयोग करेंगे। दिनेश जी बड़े आदर के साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप यहाँ पर एंकर की भूमिका में हैं।
हाँ हाँ, तो मैं जो बात सही है वो बात कह रहा हूँ, मैं जो बात सही है वो रखूंगा। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस में वर्गों में विभाजन किया। विभाजन का काम भारतीय जनता पार्टी का है, सांप्रदायिक त्याग के आधार पर चुनाव लड़ती है। आसाम बंगाल के चुनाव के पहले ये एनआरसी और सीएलआर पे क्या हुआ? आसाम बंगाल के चुनाव हो गए मुद्दा सन। अभी यूपी और उत्तराखंड के चुनाव में इस मुद्दे को उड़ाया जा रहा है। चुनाव के बाद ये कानून बन जाएगा तो आप और हम बैठ के जो आप बोलोगे मैं करूंगा। कांग्रेस पार्टी काम करती है, मुंह नहीं चलाती है। ये लोग केवल मुंह चलिए वो देखते हैं, अब सरकार उस पर पहल कर रही है। विजय जी, वक्त की कमी है, एक आपकी टिप्पणी और। जी दिनेश जी, कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ इनका कहना यह था कि सभी हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली बात कर रहे हैं। जी, विषय कांग्रेस हमेशा ये रखती है कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए योजनाएं बनाती हैं, बंद कमरों में बैठ करके उनके विषय पर चर्चा की जाती है, और जब चुनाव आते हैं तो हिंदू समाज को प्रभावित करने के लिए राहुल गांधी या बाकी अन्य नेता अपने अपने स्तर पर अलग अलग चोला ओढ़ करके मंदिरों पे और दर दर भटकने लगते हैं। मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ का मध्य प्रदेश का प्रभारी हूं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार के जितने भी लोग हैं वो हमेशा हिंदूवादी एजेंडों को लेकर के हम जैसे लोगों को आरोप प्रत्यारोप और मतलब इनका बस नहीं चले, ये हम लोग को आतंकवादी घोषित कर दें। यदि कोई वर्ग विशेष को लेकर के यदि आपके मन में पीड़ा है, हिंदुओं को लेकर के पीड़ा है, तो खुल करके कहो ना साहब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर। और जिस तरह से हमारे दो पर तकरार शुरू हुई है, अब वो तकरार कहां जाकर थमेगी ये भी देखना होगा, और कितनी जल्दी क्या कुछ फैसले इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार करेगी, ये भी एक देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।